तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में यार हम क्लास 11 फिजिक्स के अंदर यार गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं और गति के समीकरणों की स्थापना करने वाले हैं। तो मेरे भाई यार, कुछ बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि यार गति के समीकरण होते क्या हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज हम उनको भी बताएंगे और उनकी स्थापना भी करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है। अभी आज जो है ना, स्थापना इसकी नॉर्मल विधि के साथ जो है ना हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद समाकलन विधि, ग्राफी विधि, सारी विधियों के बारे में हम जान लेंगे। लेकिन आपको पहले नॉलेज तो हो जाए कि गति के समीकरण होते क्या है। तो बहुत मस्त वीडियो है और ये जो आपके पेपर में भी आपसे पूछा जाता है बेटा, ये आपसे पूछा जाता है इनकी स्थापना करना। तो इनको ही हम जान लेते हैं। तो थोड़ी सी शब्दावली है, इनको आप जान लो पहले। तो पहले बेटा आपको ये जानना जरूरी है कि जो बेटा u होता है, ये u आपको पता है वेग होता है। u क्या है? आपका वेग होता है। लेकिन ये सर वेग तो होता है, बट कौन सा वेग है? आपका ये प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और अंतिम वेग कुछ और होता है। जैसे मान के चलो हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो गाड़ी चला रहे हैं तो प्रारंभ में तो गाड़ी स्लो चलाएंगे, लेकिन जब आपको अच्छी बैलेंस बन जाता है तो फिर आप गाड़ी तेज चलाते हो, है ना। तो जो आपने प्रारंभ जो गाड़ी चलाना स्टार्ट किया है, जो वेग आपका प्रारंभ में है वो आपका प्रारंभिक वेग होता है। और फिर अंत में आपने किस स्पीड तक चलाया, किस स्पीड तक आपने चलाया, कितना तेज चलाया, तो वो आपका अंतिम वेग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेटा प्रारंभिक वेग है। और आपका जो v है बेटा, ये कौन सा वेग है? अंतिम वेग है। v आपका क्या होता है? अंतिम वेग। आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं और अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब s क्या होता है? तो s आपका सर क्या होता है? विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन, है ना। दो मतलब कि दो बिंदुओं के बीच का जो बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, अब t क्या होता है बेटा? तो t क्या होता है बेटा? समय होता है। t क्या होता है? समय। t क्या होता है? समय। तो आपको एक थोड़ी सी शब्दावली जानना बहुत जरूरी है कि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है और t क्या है? समय है। ये जान गए। अब इसके बाद जानो कि बेटा जो गति के समीकरण होते हैं वो तीन होते हैं। गति के समीकरण कितने हैं? तीन है, जो न्यूटन साहब ने दिए थे। कितने हैं? तीन। अब वो गति के समीकरण सर तीन कौन कौन से हैं? तो भाई प्रथम जो समीकरण है आपका, कौन सा समीकरण बेटा? प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी, ये आपका प्रथम समीकरण है। और प्रथम समीकरण देखो किसके बराबर है? v क्या है? वेग। v कौन सा वेग है? अंतिम वेग। और t क्या है? समय। तो बेटा ये जो प्रथम समीकरण है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम समीकरण क्या करता है? वेग और समय के बीच संबंध बताता है, क्योंकि वेग बराबर है और यहाँ समय है, तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। ठीक है, अब आपका जो बेटा गति का द्वितीय समीकरण है, ये विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। विस्थापन और समय के बीच, ये विस्थापन है और ये क्या है? समय। तो ये विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। ये पहला है v बराबर u प्लस एटी और दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ एक चीज और रह गई बेटा, a रह गया है कि a क्या है? तो बेटा जो a होता है वो आपका क्या होता है? त्वरण। a क्या होता है बेटा? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है? समय। बटे क्या होता है? समय। मतलब समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण बोलते हैं। तो वेग त्वरण ए क्या होता है बेटा? त्वरण। और त्वरण का सूत्र क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। क्लियर है? तो ये ए और टी। अब ये गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये होता है। और गति का ये तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण हैं। तीनों समीकरण को याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है और कौन सा तृतीय। ये गति के तीनों समीकरण है। हमें इन गति के तीनों समीकरण की बेटा क्या करना है? स्थापना करना है। क्या करना है? स्थापना करना है। तो हम सबसे पहले देखो क्रम से करेंगे। पहले हम गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करेंगे, फिर द्वितीय की और फिर तृतीय की। ठीक है, तो यहाँ पर हम गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करेंगे। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना। गति के प्रथम समीकरण की बेटा क्या करेंगे? हम
स्थापना। थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो बेटा गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। आपने देख लिया, हमें इस सूत्र की स्थापना करना है, मतलब इसकी स्थापना करना है। तो कुछ नहीं है, हमें किसकी परिभाषा लेना पड़ेगी, त्वरण की। किसकी परिभाषा लेने पड़ेगी, त्वरण की, मतलब त्वरण के सूत्र की बस जरूरत पड़ेगी, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो त्वरण हमारा क्या है बेटा, त्वरण हमारा क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम तो क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं बेटा कि जो आपका त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण, त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये आपका त्वरण है, यही है सूत्र। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हमें कब मिलेगा, वेग में परिवर्तन हमें कब देखने को मिलेगा, देखो जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर एक ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और गाड़ी चला रहा है। तो जैसे ही इसने गाड़ी चलाना प्रारंभ की तो भाई जीरो से स्टार्ट होगी गाड़ी, तो जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा, जीरो होगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर कितना आएगा, 40 हो सकता है, और ज्यादा तेज चलाता हो तो ये 50 तक पहुंचा, कितने तक पहुंचा, 50 तक पहुंचा। तो ये वेग में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, तो वेग में परिवर्तन बेटा जो अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर वेग में परिवर्तन निकाला जाता है हमेशा। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर क्या निकाला जाता है, वेग में परिवर्तन। ध्यान रखना इस बात को, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है बेटा, एक त्वरण को हमने ए से व्यक्त कर लिया। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाओगे। अब अंतिम वेग क्या है, v, और प्रारंभिक वेग क्या है, u। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दो, अंतिम क्या है, v, और प्रारंभिक क्या है, u। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये वेग में परिवर्तन बटे क्या है, समय। तो समय क्या होता है, t। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ले जाओ इधर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा at बराबर v माइनस u, v माइनस u। अब आपको देखो, आपको किसके बराबर चाहिए, v के बराबर चाहिए, किसके बराबर, v के, मतलब u इस तरफ नहीं चाहिए, तो u को आप इस तरफ ले जाओ। जब u को इस तरफ ले जाएंगे तो u माइनस का है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया प्लस का, और at है तो ये रहा at बराबर क्या आ गया, v, बराबर क्या आ गया, v, क्योंकि ये उस तरफ चला गया प्लस का, और ये at को हमने पीछे लिख दिया। तो अब इसको ऐसा ना लिखो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। आप देखो ये गति का प्रथम समीकरण है, यही है, देखो आप सेम मैच कर लो एक एक चीज। तो ये गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई, जो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने गति के प्रथम समीकरण की स्थापना की। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज, ये बात आपके दिमाग में भी समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब हम बेटा गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना, गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना, गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना। तो गति के हम द्वितीय समीकरण की स्थापना कर देंगे। तो भाई गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करना भी क्या है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए आपको बेटा औसत वेग का फॉर्मूला आना चाहिए, औसत वेग का फॉर्मूला आना चाहिए कि जो औसत वेग होता है बेटा वो क्या होता है। बहुत इजी है, देखो आप औसत वेग, औसत निकाला कैसे जाता है, अगर आपके पास दो मान दिए हैं तो उनका औसत कैसे निकालोगे, उनका औसत कैसे निकालोगे। जैसे आपको एक मान दिया है 2 और एक मान दिया है 4, आपसे बोला जाए कि इसका औसत निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो पहला मान है और दूसरा मान है इनको जोड़ना है और 2 से आपको क्या करना है, भाग। क्योंकि 2 मान दिए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे, अगर 3 मान दिए तो तीनों को जोड़कर आप 3 से भाग दोगे, और 4 दिए तो चारों को जोड़कर 4 से भाग दोगे, और सब ऐसे निकाला जाता है। अब आपका देखो ये वेग निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, औसत वेग, क्या निकल रहा है, औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकाला, आपके पास वेग होते कितने हैं, आपके पास 2 ही वेग होती हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। आपके पास 2 ही वेग हैं, 2 के अलावा कोई तीसरा वेग नहीं है, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो जब औसत वेग निकालते हो बेटा तो आप क्या करते हो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यहां लिख दिया मैंने अंतिम वेग, दोनों को आप जोड़ दोगे और 2 से आप क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे।
क्योंकि दो बेग को जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना। अगर 3 बेग होते तो 3 को जोड़कर 3 से भाग लगाते, बट आपके पास 2 ही बेग हैं और 2 ही बेग आपके पास होते हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। ठीक है, अब यहाँ देखो औसत बेग मतलब बेग ही होगा, भी होगा। औसत बेग क्या 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 होता है, भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप औसत बेग जो चल रहा है इसको औसत बेग ही मान के चलो, औसत बेग। अब औसत बेग का आपका कोई वो नहीं होता है कि औसत बेग को किससे सेट करें, भाई प्रारंभिक को तो यू से और अंतिम को भी से। अब औसत बेग को आपके पास पता ही नहीं कि आपको किससे व्यक्त करना है, तो औसत बेग ही चलाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, टेंशन मत लो, आप ध्यान से सुनो। आप अब प्रारंभिक वेग को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, u से, तो ये रहा u। और अंतिम वेग को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, v से, ये रहा v। बटे में आपका क्या रहा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप एक लगा दो किंतु आप बेटा ये देखो, किंतु आप जानते हो v बराबर u प्लस एटी होता है। आप ये तो जानते हो v बराबर u प्लस एटी होता है। ये कहां से जानते हो, तो यहां से जानते हो बेटा गति के प्रथम समीकरण से, v बराबर u प्लस एटी होता है। हमें इस सूत्र की स्थापना करनी, जो द्वितीय समीकरण है ये वाला, हमें इसकी स्थापना करनी समझ। तो आप ये जानते हो, तो v बराबर u प्लस एटी ये होता है। ठीक है, आपको इसकी स्थापना करनी है, तो आपने ये जो वैल्यू है इसमें रख दी उठा के। ठीक है, जब ये वैल्यू इसमें उठा के रख दोगे तो ये औसत बेग बराबर क्या हो जाएगा, ये तो u रहेगा, और v की जगह क्या रख दोगे, u प्लस एटी, तो ये रख दिया u प्लस एटी अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 2। तो देखो इसकी जगह जो v का मान है यहाँ रखा, u ज्यों का त्यों रखा, v की जगह u प्लस एटी रख दिया। ठीक है, तो ये आपका u कितने हो गए 2u, एक सेकेंड, हाँ 2u, और आपका ये रहा 80 और ये आपका रहा 2। क्या रहा 2। इतने में आपको कोई दिक्कत, इतने में आपको कोई तकलीफ है क्या बेटा, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो। अब इसके बट्टे में क्या है, इन दोनों के बट्टे में कितना है 2, तो इसके बट्टे में भी 2 आ जाएगा, या इसके बट्टे में भी 2 आ जाएगा, या फिर इतना ही रहने दो। औसत वेग बराबर क्या हो गया 2u प्लस 80 अपॉन 2, ये औसत वेग हो गया। बेटा एक लाइन और ज्यादा आपको नहीं सोचना, एक लाइन और। किंतु बेटा यहाँ पर एक किंतु और लगाना है, किंतु बेटा जो आपका विस्थापन होता है, क्या होता है विस्थापन, आपको यहाँ बता रहा हूँ। किंतु बेटा जो वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। आपको विस्थापन बटे समय होता है। आपको गति के द्वितीय समीकरण में बराबर में क्या चाहिए, विस्थापन s। विस्थापन को हम s से व्यक्त करते हैं, s चाहिए। तो यहाँ से विस्थापन का अगर सूत्र बनाएंगे तो समय जो कहाँ है, वेग के पास चला जाएगा। मतलब ये जो विस्थापन है, ये क्या है विस्थापन, बराबर क्या हो जाएगा वेग इंटू समय। वेग इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो आप किंतु में यही लिख रहे हो, कि जो विस्थापन होता है बेटा, विस्थापन वो क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय होता है। क्या होता है, वेग इंटू समय। और ये जो आपका वेग है, ये कौन सा वेग है बेटा, औसत वेग है। कौन सा वेग है, औसत वेग, क्योंकि आपके पास औसत वेग है ना, तो इसलिए औसत वेग आप लोगे यहाँ। ठीक है, औसत वेग इंटू समय। अब ध्यान से सुनना, औसत वेग आपका ये है, औसत वेग आपका देखो विस्थापन क्या होता है s, तो बराबर में विस्थापन s। अब औसत वेग आपका ये है 2u प्लस 80 अपॉन में 2, और समय आपका क्या है बेटा t। समय आपका क्या है t। एनी प्रॉब्लम, परेशानी, कोई परेशानी है क्या, नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। या फिर बेटा एक स्टेप और आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको आगे एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, u कितने हो गए 2u, और ये क्या हो गया बेटा 80, और अपॉन में क्या है t। अब ध्यान से सुनना, अब दोनों के बट्टों में बेटा क्या है u है, दोनों के बट्टे में क्या है u। अब दोनों के बट्टे अलग अलग करूंगा तो 2u के बट्टे में भी 2 चला जाएगा, 2u के बट्टे में भी 2 चला जाएगा, और 80 के बट्टे में भी कितना चला जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा u प्लस 80। u प्लस क्या बच जाएगा बेटा 80, सॉरी u प्लस ये u बचा, और ये प्लस 80 और अपॉन 2, ये आपका बच जाएगा। मतलब औसत वेग क्या आ जाएगा u प्लस 80 अपॉन 2।
80/2। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आपको ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं। हाँ दिख रही हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये जो आ चुका है। अब यहाँ देखो विस्थापन बराबर आपका क्या बन गया फॉर्मूला, वेग बटे समय। अब वेग आपका औसत वेग औसत वेग है, और औसत वेग आपने कितना निकाल लिया बेटा, u + 80/2। तो u + 80/2, और ये समय क्या होता है, t होता है। क्या होता है बेटा, t। तो आपको क्या करना है, t का बस गुणा करना है, t का गुणा कर दो तो ये तो s रहा, t का गुणा किया तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों के बाहर है। तो दो t का गुणा किया तो u के साथ किया तो ये हो गया ut, और जब इसके साथ किया तो ये हो गया at², और ये हाफ तो है ही, तो चाहे हाफ को 1/2 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो s बराबर ut प्लस हाफ, ये जो हाफ मतलब आधा, और ये at², और ये देख लो आप मैच कर लो, यही का यही है। मैंने क्या किया एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। हम जानते हैं बेटा जो औसत वेग है वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग बटे 2 होता है। मतलब औसत वेग निकालना है तो प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़कर 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही किया। अब प्रारंभिक बेटा u होता है, अंतिम वेग v होता है, बटे हमने क्या कर दिया 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। लेकिन हमें पता है बेटा जो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u + at होता है, यही होता है, बिल्कुल होता है सर, हो गया। ठीक है, तो हमने जो v का मान है इसमें रख दिया v की जगह। तो जो v का मान जब यहाँ रखा तो ये u ज्यों का त्यों रहा, v की जगह u + at रख दिया, ये रख दिया बटे 2। तो u कितना हो गया बेटा, 2u हो गया, और ये आपका 80/2। अब यहाँ देखो, अब ये दोनों के बटे में 2 है तो मैंने अलग अलग बटे कर दिया, 2u का बटे भी 2 कर दिया और 80 का बटे भी 2 कर दिया। तो 2 से 2 कट गए, यहाँ u बचा और 80/2 बचा, तो u और 80/2। अब हमें पता है कि बेटा वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगर विस्थापन निकालना है तो ये इधर ले जाना पड़ेगा, तो विस्थापन का वेग इंटू समय बन गया, तो वही लगा है विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। तो विस्थापन ऐसे होता है, ज्यों औसत वेग आपका ये औसत वेग है तो आपने ये रख दिया, और ये समय जो t था इसके बाहर था, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, तो s ज्यों का त्यों, u के साथ हुआ तो ut और इसके साथ हुआ तो at²/2। ये गति का आपका द्वितीय समीकरण हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नाम की कोई चीज नहीं होगी। और आगे हम बढ़ेंगे बेटा, अगले समीकरण पे बात करेंगे। का जो लास्ट समीकरण बचा है तो आपका तृतीय समीकरण है, और तृतीय समीकरण है v² बराबर u² + 2as। हमें इसकी स्थापना करनी है, बहुत इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं बेटा, ये जो v है वो v बराबर u + at होता है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ से बेटा बस कुछ नहीं करना, आपको समीकरण जो आपका समीकरण गति का प्रथम समीकरण है इससे t की वैल्यू निकालना है। जो आपको t दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालना है। तो u को ले जाओ पहले इस तरफ, जब u को इस तरफ ले गए तो v - u बराबर क्या हो गया बेटा, 80 हो गया। दिक्कत है क्या, नहीं। आप t का मान निकालोगे तो a गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ जाता है बेटा, बटे में। तो हम t का मान जब निकालेंगे, तो v - u अपॉन a हो जाएगा, अपॉन a, क्योंकि हमें t का मान निकालना है तो a बटे में चला जाएगा, बराबर t हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, t बराबर v - u अपॉन a, ये आपका t का मान आ गया। तो ये t का मान सर निकाला क्यों है, रखें कहाँ, निकाला है तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो भाई ये जो t का मान निकाला है उसको हमें समीकरण एक जो गति का द्वितीय समीकरण है इसमें रखना है। मतलब 1 और 2 की हेल्प लेंगे और तृतीय समीकरण की स्थापना करेंगे, समझ रहे हो आप। गति का समीकरण जो प्रथम है और द्वितीय, इन दोनों की हेल्प लेकर हम तृतीय की स्थापना करेंगे। तो गति के समीकरण जो प्रथम समीकरण है उससे हमने t का मान निकाल लिया, और इस t के मान को रख देंगे गति के द्वितीय समीकरण में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किंतु गति का द्वितीय समीकरण, किंतु गति का द्वितीय समीकरण, किंतु गति का द्वितीय समीकरण। तो आराम से कुछ नहीं है, द्वितीय समीकरण लिख लो आप पहले, s बराबर ut प्लस हाफ at², ये लिख दिया हमने गति का द्वितीय समीकरण। अब t का मान जो है ना इसमें रख देंगे, ठीक है, t का मान जो है इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। अब इसमें t का मान रख दो, तो आराम से देखो, ध्यान से सुनना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये s तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। u भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि आपको t का मान रखना है। तो u रहा ज्यों का त्यों, और t का मान क्या है बेटा, ये है। तो t की जगह v - u अपॉन a रखना है, तो ये रख दिया v - u अपॉन a, ये रख दिया, दिक्कत नहीं है। प्लस रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये हाफ ज्यों का त्यों रहा, कोई दिक्कत नहीं। a भी ज्यों का त्यों रहा, कोई दिक्कत नहीं।
अब t की जगह मान रखना है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ t का मान क्या है, t का मान है बेटा v माइनस यू अपॉन ए। अब इस पे स्क्वायर लगा है तो आप इस पे भी स्क्वायर लगा दो, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली, दिक्कत नहीं होने वाली। अब बेटा आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा कर्म हमें करना है, थोड़ा सा हमें काम करना है, ज्यादा कोई काम नहीं है। जो u है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे u का, तो ये u और v हो जाएगा, ये u और ये v हो जाएगा। u का फिर u में करेंगे तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ये u और ये रहा v, u का u में किया तो u स्क्वायर और अपॉन में क्या है a, ज्यों का त्यों, प्लस ये 1/2 और ये रहा a। अब यहाँ पर देखो ये आपका v माइनस यू का स्क्वायर, अब स्क्वायर अलग अलग कर दो और यहाँ पर a है तो ये a का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं मेरे भाई। a से a कैंसिल कर दो, a से a कैंसिल कर दो और इसमें सूत्र लगाना कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो ये वाला सूत्र होता है कि नहीं, a माइनस बी का आपने खूब पढ़ा होगा ये 10वीं तक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a की जगह क्या है बेटा v है और b की जगह क्या है u, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो s बराबर u, ये v और ये आपका u स्क्वायर अपॉन में है a, और ये जो 2 है अब a के साथ लिख देना बेटा, ये आपका प्लस रहा, ये आप इस पे सूत्र लगा रहे हैं। देखो यहाँ तो क्या बचा, 2 ही बचा और यहाँ a, तो हम ये दोनों को क्या कर देंगे 2a यहाँ नीचे लिख देंगे, इसमें ये वाला सूत्र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा v का स्क्वायर, किसका, उसका v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर और माइनस 2ab। अब a भी है और b क्या है u, तो माइनस 2 और ये v और ये रहा u, ये आपका बन जाएगा। यहाँ से दिक्कत है बेटा, यहाँ से नहीं होगी दिक्कत, टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुनना है, अब इसका एलसीएम लो, इसके बटे में a है और इसके बटे में क्या है 2, इसका एलसीएम लो। जब बेटा हम इसका एलसीएम, s तो बराबर ही चल रहा है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो a तो कॉमन है, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 2a आ जाएगा, a कॉमन है ना, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बेटा 2a आ जाएगा। तो यहाँ तो a है ही, सेम है, a और a तो सेम ही है, अलग क्या है 2, अलग क्या है 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दो, जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो बेटा हो जाएगा 2u v हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो a है, यहाँ भी a है, तो यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1, इसमें मतलब 1 का गुणा होगा, तो 1 का गुणा होगा तो ये परिवर्तित नहीं होगा, तो ये v स्क्वायर प्लस आपका u स्क्वायर और माइनस 2vu, या फिर आप क्या लिख दो इसको u भी लिख दो, क्योंकि ये u भी है तो इसको भी u भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसको ले जाओ बेटा इधर, जो 2a है इसको s के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2as। अब यहाँ देखो माइनस का 2u और ये सॉरी ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ ध्यान सुनना, ये आपका क्या है v स्क्वायर, ये लिख दो v स्क्वायर। अब ये माइनस का 2u स्क्वायर है और ये प्लस का u स्क्वायर है, तो 2u में से एक u घटा दो तो माइनस का u स्क्वायर बचा कि नहीं, बचा कि नहीं, बोलो बिल्कुल बचा होगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप क्या करो, जो u स्क्वायर माइनस का है इसको इस तरफ ले जाओ, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये u स्क्वायर और ये प्लस का है 2as बराबर क्या है v स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते तो ऐसा लिख दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका गति का जो तृतीय समीकरण है इसकी स्थापना हो गई। हमने क्या किया, हमने कोई ज्यादा मशक्कत नहीं की, बस थोड़ा सा काम किया है। हमने गति के प्रथम समीकरण जो था ये था, इससे हमने t का मान निकाला, इसको इस तरफ ले गए, ये t निकल गया, a बटे में चला गया, v माइनस u बटे a बराबर t आ गया, या फिर इसको ऐसा उल्टा करके लिख दिया। जो t का मान है उसको समीकरण 2 में रखा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हमने लिख ही लिया है t का मान रखने पर, तो t जहां जहां था वहां पर हमने ये मान रख दिया, ठीक है, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब u का अंदर गुणा कर दिया तो u भी और ये u भी और u स्क्वायर बटे में a, यहाँ a 1/2 a ज्यों का त्यों रहा, इसको अलग अलग हमने स्क्वायर किया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, अलग इसका कर दिया, v माइनस u का अलग कर दिया, और ये a बड़ा इसका भी है ना a स्क्वायर, तो एक a से a का कट गया। अब यहाँ पर हमने सूत्र लगाया, तो ये वाला तो ज्यों का त्यों रहा, अब इसमें सूत्र लगाया तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस का 2u, ये लग गया, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो a और a सेम है,
और 2 अलग है तो 2a इसका क्या आ गया एलसीएम। तो जो अलग है उसका गुणा होगा, तो अलग 2 है तो 2 का इसमें गुणा हुआ तो 2u भी हो गया और 2u²। अब ये वाला इसमें 1 का गुणा होगा, ठीक है। अब 1 का कोई मतलब ही नहीं होता तो ज्यों का त्यों लिख दो आप, ठीक है। फिर प्लस का था माइनस का था कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो 2a था, s के पास लेगा 2as हो गया। अब यहाँ आपका देखो v² हमने ज्यों का त्यों रखा, 2u में से 1u घटा दिया u², तो ये आपका समीकरण हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये गति के आपके बेटा तीनों समीकरण हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।